बच्चों ये है आपका लेक्चर 265 और हम कर रहे थे आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में से चैप्टर 4 एग्रीकल्चर चैप्टर हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कवर कर लिया था. सो वी वर ऑन द पेज नंबर 43 ऑफ योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो हम पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि एग्रीकल्चर में किन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. सो वी वर एट पेज 43. The laws of land reforms were enacted but the laws of implementation was lacking or lukewarm. So जो land reforms हैं जो हमने कल पढ़ा था कि जो land reforms हैं वो लागू तो किए गए, पर जब लागू किए गए मतलब लॉ बनाए गए, लैंड के रिलेटेड लॉ बनाए गए, पर जब उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम आया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उनको लागू करने का काम आया, वो सक्सेस नहीं रहा. लॉ बन तो गए पर लागू नहीं हुए. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा भार दे रही थी कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए, वो नए नए एग्रीकल्चरल बदलाव लाए ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव हो पाए 1960s 1970s में स्पेशली. सो क्या आया, फिर आई ग्रीन रिवॉल्यूशन की एंट्री. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन. द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड वर some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए दो रिवॉल्यूशन लाई भारत सरकार. पहला था द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज किया गया पैकेज टेक्नोलॉजी का, ठीक है. एंड वाइट रिवॉल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया. सो ये दोनों स्ट्रैटेजीज थी जो हमारी भारत सरकार ने चालू की थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन एग्रीकल्चर है इम्प्रूव किया जा सके. ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन. बट दिस टू लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज. पर इससे क्रांति आई, मतलब इम्प्रूवमेंट आया एग्रीकल्चर में, बट कुछ सिलेक्टेड एरियाज में. Therefore, in the 90s and 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. So, इसलिए 1980 और 1990 में एक land development program चालू करा गया. मतलब 1960s 1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन चालू करा गया. 1980s 1990s में comprehensive land development program इनिशिएट करा गया, which included both institutional and technical रिफॉर्म्स. उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आ गए, टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आ गए. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज. Establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some important steps in this direction. So, क्रॉप इंश्योरेंस के प्रावधान. क्रॉप इंश्योरेंस किस किस के अगेंस्ट भाई, किस चीज़ के क्रॉप क्यों इंश्योर करना है, मतलब क्रॉप का इंश्योरेंस किस किस चीज़ के सामने मिला. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया तो किसान को भरपाई होके मिलेगी क्रॉप की. फ्लड तो किसान को भरपाई होके मिलेगी. साइक्लोन, फायर, डिसीज. सो ये सब के आगे मतलब इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप का इंश्योरेंस मिल सकता है. दूसरा, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश हुई. कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब छोटे छोटे जो आपस में ही जो लोकल्स होते हैं वो मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल्टअप करते हैं और एक दूसरे को लोन देते हैं. एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. सो भारत सरकार ने और क्या किया, भारत सरकार ने नए नए कानून लागू करे. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज. Establishment of Gramin banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some important steps in this direction. ठीक है. सो ये सारे कदम उठाए गए. सो अब इसके बाद और क्या किया हमारी भारत सरकार ने. सो हमारी भारत सरकार ने क्या किया, मतलब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, वाइट रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया. फिर हमारी सरकार ने लैंड डेवलपमेंट के जो नए नए रिफॉर्म्स चालू करे. फिर क्रॉप इंश्योरेंस दिया, फार्मर्स को नए नए इंश्योरेंस पॉलिसीज लाई.
ग्रामीण बैंक्स बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, लोन फैसिलिटीज़ दी जाने लगी। सो ये सारे स्टेप्स उठाए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा और क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया जाने लगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दी जाने लगी। आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। सो किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced. इसके अलावा जो स्पेशल फार्मर्स के लिए बुलेटिन्स चलाए जाने लगी, मतलब वेदर बुलेटिन्स, और फार्मर्स के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाने लगे, और रेडियो पे, टेलीविज़न पे स्पेशली फार्मर्स के लिए आता था कि भाई किस तरह के सीड यूज़ करें, क्या करें, अगर कीड़े लग जाएं क्या करें। सो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड television. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmer by speculators and middlemen. मिडलमैन जो होते हैं, जो बीच वाले लोग, जो फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में बिचौलिए बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया। ये बहुत बड़ी चीज़ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया कि भाई इतना तो फार्मर को मिलेगा ही फसल पे। रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द, और मतलब और भी प्राइजेस रखती थी सरकार, रेम्यूनरेटिव, प्रोक्योरमेंट प्राइजेस। सो ये सारे प्राइसेस क्या होते थे, मतलब फिक्स प्राइसेस होते थे कि इतने तो आपको फार्मर्स को देने ही हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता था, ये जो बिचौलिए होते थे, मतलब सरकार और फार्मर्स के बीच में जो मिडलमैन होते थे, ये लोग पैसा ना खा पाए। मतलब फार्मर्स को एमएसपी पता होता था, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना है, इतना हमें मिलना ही चाहिए हमारी फसल पे, तो सरकार ने ये भी किया, ठीक है। सो एग्रीकल्चर में सरकार ने बहुत सारे काम किए, कोशिश की कि फार्मर्स को ज़्यादा नुकसान, मतलब फार्मर्स ज़्यादा जो हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा प्रगति करें। इसके अलावा एक और यहाँ पे भूदान, ग्रामदान। सो व्हाट इज़ भूदान, ग्रामदान? सो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर घोषित किया था। क्या बोला था? महात्मा गांधी ने बोला कि मेरे बाद विनोबा भावे मेरे स्पिरिचुअल हेयर हैं। स्पिरिचुअल हेयर मतलब भाई मेरे हेयर का मतलब क्या होता है, आपके बाद जो आपका वारिस होता है। कौन सा वारिस? स्पिरिचुअल वारिस। स्पिरिचुअल का मतलब आंतरिक है, ठीक है। मतलब संपत्ति पे, ऐसे नहीं गांधी जी के पैसों पे, गांधी जी की चीजों पे, उसका मतलब गांधी जी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको वो आगे बढ़ाएंगे, ऐसा। सो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर घोषित किया था, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सत्याग्रह में। मतलब जो सबसे पहले जो सत्याग्रही गांधी जी के साथ जुड़े थे, उनमें से एक थे विनोबा भावे। और वो गांधी जी जो ग्राम स्वराज, गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट लाया था ग्राम स्वराज का, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया था विनोबा भावे ने गांधी जी को। गांधी जी जब शहीद हो गए, विनोबा भावे ने पदयात्रा करी, गांधी जी का जो मैसेज था वो पूरी कंट्री में पहुंचाने के लिए। एक बारी जब विनोबा भावे एक लेक्चर दे रहे थे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। सो ये मे बी 1 मार्क में कभी आ जाए कि व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। सो कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे लेक्चर दे रहे थे। सो कुछ गरीब लैंडलेस विलेजर्स डिमांड करने लगे लैंड। कुछ गरीब फार्मर्स, जो गरीब लैंडलेस लेबरर्स थे, मतलब उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, तो कुछ लैंडलेस लेबरर्स लैंड डिमांड करने लगे ताकि उनका भला हो, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो। विनोबा भावे उनको प्रॉमिस नहीं कर पाए उसी टाइम, पर उन्होंने उनको अश्योरेंस दिया, उन लैंडलेस लेबरर्स को जिनके पास ज़मीन नहीं थी, कि भाई मैं सरकार से बात करूँगा, और ये जो लैंड का जो लॉ है अगर ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो अगर आप लोग एक साथ मिलके फार्मिंग करने तैयार हैं तो मैं बात करता हूँ सरकार से, भाई आप, अगर मैं लैंड दिलवाता हूँ, आपको मिलजुल के फार्मिंग करनी है। सो अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी,
मतलब ये सब चल ही रहा था, विनोबा भावे प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो अचानक से सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी ये खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं मेरा 80 एकड़ लैंड, मेरा खुद की, रामचंद्र रेड्डी के पास 80 एकड़ लैंड था, मैं 80 एकड़ लैंड मेरा 80 लैंडलेस विलेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। उसके पास बहुत सारी ज़मीन होंगी, उसने उसमें से 80 एकड़ ज़मीन 80 विलेजलेस लैंडलेस लेबरर, मतलब जिनके पास लैंड नहीं था, उन विलेजर्स को दान करने की बात कही। सो ये इस बात को जो ये उन्होंने काम किया दान का, उसे कहा गया भूदान। भू मीन्स ज़मीन, सो ये वाली बात को भूदान कहा गया। ठीक है। So later he traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many, offered to distribute some villages among the landless. It was known as ग्रामदान। So आगे जाके और ट्रैवलिंग की विनोबा भावे ने, और ये सारी जो आइडियाज़ थी उन्होंने बताई चारों तरफ। So जब तो कई ऐसे साहूकार थे जो पूरा का पूरा विलेज दान करने पे तैयार हो गए। ठीक है। So जो लैंडलेस लोग थे, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, रहने को मकान नहीं था, उनको विलेज तक दान कर दिए, तो उससे कहा गया ग्राम दान। ग्राम मतलब गांव, पूरा का पूरा गांव दान। भूदान मतलब लैंड का दान। वो किसने किया था? श्री रामचंद्र रेड्डी ने। ठीक है। फिर जब पूरा देश घूमा गया, मतलब लोगों को बताया गया कि भाई दान की महिमा, की दान करना कितना अच्छा है, आपके पास जितना है आप उतना रखो, बाकी आप दान कर दो। सो वैसा लोगों में जागरूकता लाई गई। तो काफ़ी जो अमीर लोग थे वो पूरा गांव का गांव दान करने तैयार हो गए, उसे ग्राम दान कहा गया। सो काफ़ी लैंड ओनर्स थे, जो काफ़ी साहूकार थे, लैंड के मालिक थे, ज़मींदार थे, उन्होंने कुछ पार्ट अपना लैंड का दिया टू द फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। सो कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिया अपने लैंड का इन फार्मर्स को। सो ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। सो कईयों ने डर के मारे दिया। ठीक है। मतलब ऐसा था कि उनके लैंड को कुछ ऐसी नया कानून आया था कि भाई ना दान करो, ऐसा कुछ होगा। सो उन्होंने डर के मारे, अपने कुछ ऐसे कंजूस होंगे, उन्होंने कुछ ही हिस्सा अपने लैंड का उनको दान किया। सो ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट किसने किया था? भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट किया था विनोबा भावे ने, और इस मूवमेंट को ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। ब्लड लेस रिवॉल्यूशन मतलब ये क्रांति आई, एक क्रांति आई। क्रांति क्या आई? जो जिनके पास जमीनें नहीं थी, लैंडलेस लेबरर्स को लैंड मिले। ये रिवॉल्यूशन आया बिना कुछ करे, बिना खून बहाए। मतलब वैसे आपने सुना होगा कोई भी क्रांति आई है दुनिया में, कोई भी रिवॉल्यूशन आया है तो उसमें खून जरूर बहा है, पर ये ऐसा रिवॉल्यूशन था जो कि था ब्लडलेस। ठीक है। सो किसने किया था? विनोबा भावे ने। सो बच्चों इसके बाद वाला जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, ये कैंसिल्ड है। एक्चुअली ये बहुत सालों से कैंसिल्ड है। फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक ये भी कैंसिल है आपका, फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक। सो आपका ये 45 पेज कैंसिल है, फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी वाला टॉपिक। पेज नंबर 46 तक भी कैंसिल है। फिर सीधा आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये वाला टॉपिक है पेज नंबर 46 पे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। सो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो आगे। सो एग्रीकल्चर पे उसका क्या फर्क पड़ा, ग्लोबलाइजेशन वासुदैव कुटुंबकम, इसका क्या फेर पड़ा एग्रीकल्चर पे। सो देखो ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, ये जब कोलोनाइजेशन था, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे भारत, तब का है ये। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, सो उस टाइम जो इंडियन स्पाइसेस थी उन्हें बाहर के देशों में ले जाया जाता था, और जो साउथ इंडिया के फार्मर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता था कि वो यही क्रॉप्स उगाएं, क्योंकि वो बिकते थे बाहर के देशों में। तो आज भी ये स्पाइसेस जो हैं, जो साउथ के फार्मर्स जो उगाते हैं, अभी भी आज भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग बाई ग्लोबलाइजेशन, कोई नई नहीं है, पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं। ब्रिटिश पीरियड के टाइम ब्रिटिशर्स को यहाँ के इंडिया के जो
कॉटन की फसलें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा और फिर ब्रिटिशर्स ने कॉटन एक्सपोर्ट कराना चालू किया ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल, ताकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन मिल सके। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनचेस्टर में और लिवरपूल में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, बहुत ज़्यादा फली फूली। क्यों? क्योंकि इंडिया से उनको बहुत अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन मिल रहा था। तो ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कैसे उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ ब्रिटेन में? बिकॉज ऑफ कॉटन, जो कि उनको आ रहा था इंडिया से। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1917 बिहार में। सो ये चालू किया गया था क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उन्हें जबरदस्ती इंडिगो उगाने कहा जा रहा था उनके लैंड पे, क्योंकि वो जो इंडिगो था वो बहुत जरूरी था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिटेन में लोकेटेड थी। जो इंडिगो था ब्रिटेन एक्सपोर्ट करा जाता था और वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिगो बहुत यूज होता था और ये जबरदस्ती बिहार के चंपारण गांव में उगवाया जाता था। पर क्या होता था, एक बारी जब इंडिगो उगा दिया जाता था तो वो जो जमीन थी वो थोड़ी सी उपजाऊ कम हो जाती थी, फर्टिलिटी चली जाती थी और वो लोग जो उनके क्रॉप्स हैं, मतलब वो खुद क्रॉप्स ही नहीं उगा पाते थे जिससे वो अपने परिवार का पेट भर पाए। तो ग्लोबलाइजेशन के अंडर पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 जो फार्मर्स हैं इंडिया के, उनको नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़े 1990 के बाद। इंडिया आप देखें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है हमेशा से राइस का, कॉटन का, रबर का, टी का, कॉटन, कॉफी, जूट, स्पाइसेस का। तो भी हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से compete नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, मतलब वहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सरकारों का, जबकि हमारे में फार्मर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फार्मर को बहुत कम हेल्प है सरकार से। मतलब यहाँ आप इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन का असर देख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के असर में यहाँ आप देख रहे हो कि चंपारण के जो गांव वाले थे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था जिससे उनको घर के लिए फसल नहीं हो रही थी। दूसरा, आप ग्लोबलाइजेशन का असर देख रहे हो, 1990 के बाद भी फार्मर्स को नए नए चैलेंजेस का सामना कर पड़ा, वो compete नहीं कर पा रहे थे बाहर के देशों के साथ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब ग्लोबलाइजेशन ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी दी हैं इंडिया को, फायदे भी हैं प्रॉब्लम्स भी हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉसरोड्स टू मेक एग्रीकल्चर एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। सो आज जो इंडियन एग्रीकल्चर है अभी भी चौराहे पे ही खड़ा है, अभी मतलब एग्रीकल्चर पार नहीं पड़ा है हमारी इंडिया का। क्यों? मतलब ऑब्वियसली जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अभी भी उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। सो एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट मतलब फोर्स, मतलब प्रॉपर जो एनर्जी है या प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं हमें, ताकि कंडीशंस इंप्रूव हो इन छोटे छोटे फार्मर्स की। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो उसमें फार्मर्स के लिए नई उम्मीद लाई थी, पर आज ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कंट्रोवर्सीज में आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था भाई, HYV सीड्स यूज होंगे, आपने 9th में पढ़ा था इसके बारे में कि हाई क्वालिटी सीड्स यूज होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी यूज होगी। पर क्या हुआ, इससे लैंड डिग्रेडेशन होने लगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन से उल्टा असर पड़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस मच बट टुडेज इट इज अंडर कंट्रोवर्सी। इट हैज़ कॉस्ट लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज हुए कि ज़मीन ही डिग्रेड होने लगी, ज़मीन अपना उपजाऊपना खोने लगी। ड्राइंग एक्वीफर्स और जो ये पानी के छोटे छोटे तालाब, बावलियाँ, ये सब सूखने लगे। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, और जो अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो गायब होने लगे। कीवर्ड टुडे इज जीन रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आज क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या आज आ रहा है, जीन रिवॉल्यूशन। जीन रिवॉल्यूशन, सो जीन रिवॉल्यूशन क्या है? जीन रिवॉल्यूशन मतलब जीन इंजीनियरिंग। जीन रिवॉल्यूशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड की गई है। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग?
जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पावरफुल सप्लीमेंट है जिसमें हम नए नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग सीड्स जिनमें दोनों में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं। मतलब उससे जो नया बनता है दैट इज़ अ हाइब्रिड। ठीक है, मतलब दो अच्छे ब्रीड्स की क्वालिटी लेते हैं और एक नया अच्छी क्वालिटी वाला ब्रीड बनता है। सो नई नई हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स इससे बनेंगी। सो इनफैक्ट organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and hence it does not affect in a negative manner। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़ोरों पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़ोरों पे है। क्यों? क्योंकि बिना फैक्ट्री मेड केमिकल्स के ये फार्मिंग होती है, फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना। सो इसीलिए इससे इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा नहीं होता है, बहुत खर्चा भी नहीं होता, बहुत खतरा भी नहीं होता है। काफ़ी इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ब्लीक फ्यूचर है। अगर वो फूड ग्रेन्स ऐसे ही उगाते रहे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडिया मतलब फार्मर के पास लैंड उतना ही है। अगर आप सिर्फ इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की बात करो, गांव की पॉपुलेशन की बात करो, तो वो है 600 मिलियन, जो कि 250 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंडेंट है। मतलब एक जने के हाथ में सिर्फ आधे हेक्टर से भी कम ज़मीन है। जो इंडियन फार्मर्स हैं, इंडियन फार्मर्स को जो उनका क्रॉपिंग पैटर्न है उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। वो उनको अब सीरियल्स से हट के उन्हें हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? उनकी इनकम्स इंक्रीज होंगी और जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो कम होगा। मतलब सीरियल्स में आपको पानी ज़्यादा चाहिए, खाद ज़्यादा चाहिए, जबकि हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनमें ये सब कम चाहिए। सो लैंड डिग्रेडेशन भी बचेगा। जैसे क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जत्रोफा एंड जुजुबा, इनमें कम इरिगेशन चाहिए, पानी कम चाहिए। अगर आप एक सीरियल उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो या समझो शुगर केन भी उगा रहे हो, सो उसमें आपको पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इंडिया को अब शिफ्ट करना पड़ेगा। इंडिया सीरियल्स बहुत उगा रही है, उसकी जगह उसको हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने चाहिए। तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हाई वैल्यू क्रॉप्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स। सो और ऑब्वियसली पानी कम यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी इसमें। और इंडिया का क्लाइमेट ऑलरेडी डाइवर्स है, मतलब इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है कि बहुत सारे हाई वैल्यू क्रॉप उग सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है कि अगर हम हमारा क्रॉपिंग पैटर्न बदलते हैं, जैसे सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? हमको खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्योंकि सीरियल्स हम उगाना कम कर देंगे, बाहर से मंगाने पड़ेंगे। सो अगर हम ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन, पर अगर यही बात जो अभी लिखी हुई है कि इंडिया सीरियल्स बंद करके हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाए और सीरियल्स बाहर से मंगवाए, अगर 1960s में ये बात लिखी गई होती तो ये एक डिजास्टर साबित होती। बट अगर इंडिया सपोज इंपोर्ट करती है सीरियल्स और सामने एक्सपोर्ट करती है हाई वैल्यू क्रॉप्स, सो इंडिया एक सक्सेसफुल इकोनॉमी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पैटर्न इटली, इजराइल और चाइल ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये कंट्रीज ऐसा ही करती हैं। ये कंट्रीज सीरियल्स ना उगा के सीरियल्स बाहर से मंगाती हैं और खुद हाई वैल्यू क्रॉप उगा के बाहर बेचती हैं। सो इससे क्या होता है? कंट्री की जो लैंड डिग्रेड नहीं होता। सो दिस कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशली सीड्स एंड वाइन्स, एंड इम्पोर्ट सीरियल्स। बाहर क्या भेजते हैं? फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स, वाइन बेचते हैं और सीरियल्स मंगाते हैं। ठीक है, सो अगर इंडिया चाहती है कि
एग्रीकल्चर में तरक्की हो तो इंडिया को ऐसे ऐसे रास्ते सोचने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अवर चैप्टर्स एंड एग्रीकल्चर, रियली वेरी इजी चैप्टर. In fact, I was thinking to skip this chapter, but I have gone through it. So now we will be completing its exercise also. So back exercises में आपके पास MCQs हैं. You have 4 MCQs. Then you have question 2 है आपका answer the following question in 30 words only. 4 questions हैं. फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स, 3 क्वेश्चन. सो दिस इज द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. एंड देन यहाँ पे पजल एक दिया हुआ है आपको. ये पजल आपको ये रीड कर करके इसको करना है, ठीक है. सो हम करते हैं NCERT एक्सरसाइज. ये सारे क्वेश्चन हम देखते हैं. सो यू हैव टू टिक MCQ इन योर टेक्स्ट बुक ऑनली एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. बच्चों MCQs डिस्कस करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. सो सिंगल क्रॉप ग्रो होता है एक बड़ी एरिया में. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप. इनमें से राबी क्रॉप कौन सा है. सो राइस, ग्राम, मिलेट्स और कॉटन. सो विच वन इज द राबी क्रॉप. सो राइस, मिलेट्स, कॉटन ये राबी क्रॉप नहीं है. सो राबी क्रॉप इज सी, ग्राम. ग्राम इज अ राबी क्रॉप. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप. इसमें से लेग्यूमिनस क्रॉप कौन है. ए पल्सिस, बी मिलेट्स, सी जुआर और डी सीसेम. सो इनमें से लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन है. सो ऑब्वियसली पल्सिस, ठीक है. लेग्यूमिनस क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है जिनके रूट्स में वो. सो पल्सिस. फोर्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप. क्रॉप के सपोर्ट में सरकार ने क्या घोषित किया है. ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या डी इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस. सो सरकार ने लागू करा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP. सो आंसर इज बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स. सो फर्स्ट नंबर है, नेम one important beverage crop and specify the geographical condition required for its growth. So beverage crop बहुत सारे हैं, टी है, कॉफ़ी है. So कुछ भी मेंशन करो और उसके geographical condition लिखो. So आंसर है, आंसर फर्स्ट, टी is one of the most important beverage crop. So geographical conditions required for tea cultivation are A. Annual rainfall of 200 centimeter or more distributed throughout the year. So 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल. टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस. डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस या हम्मस. वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सो ये 4 कंडीशंस हैं टी के लिए, ठीक है. टी इज अ बेवरेज क्रॉप. एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर. टेम्परेचर 10 डिग्री 30 डिग्री. डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, हम्मस या वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड है, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस. स्टेपल क्रॉप जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है. सो स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, सो वो भी बहुत सारे हैं. सो राइस है वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप. सो राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया. कहाँ उगाया जाता है, रीजन्स. सो इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम एंड पंजाब, ठीक है. सो इन सब जगहों पे राइस उगाया जाता है, स्टेपल क्रॉप है. थर्ड नंबर, एंड लिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स के इंटरेस्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भारतीय सरकार ने लागू करे हैं. द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर. कौन कौन से प्रोग्राम्स भारत सरकार ने घोषित किए हैं. सो ए, गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. सो सरकार ने ICAR बनाया है ताकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स और क्या क्या बनवाया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं ताकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएँ एग्रीकल्चर में. गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में. गांव में सरकार काम कर रही है गांव को सुधारने में, गांव की ज़मीनें वगैरह सुधारने में. टू लिंक द रूरल मार्केट विद द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि जो गांव का मार्केट है
जो इंटरनेशनल बाजार है उससे जुड़ पाए। सी, किसान क्रेडिट कार्ड या KCC पर्सनल एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स एक्सेट्रा हैव बीन लॉन्च्ड। गवर्नमेंट ने KCC पर्सनल एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। कॉम्प्रहेंशन लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड। सो सरकार ने क्या किया है, पहला ICAR बनाया है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है रूरल में जाके, तीसरा किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बना रही है, चौथा कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडरटेक कर रही है। ठीक है, सो ये सब कर रही है हमारी भारतीय सरकार। सो द फोर्थ क्वेश्चन नाउ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आज क्या हो रहा है, जो खेती करने के लिए जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फ्यूचर में इसकी रिजल्ट क्या होगी? सो आंसर है फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज एज लैंड अंडर कल्टिवेशन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन जो कम होता जा रहा है लैंड, क्या हो सकता है? देयर विल बी अ फूड स्कैरसिटी एज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्लाइन। खाने की तंगी हो जाएगी क्योंकि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ज़मीन कम होगी, फूड ग्रेन्स कम होंगे, फूड ग्रेन्स कम होंगे तो फूड स्कैरसिटी हो जाएगी। सेकेंड, अनदर कॉन्सिक्वेंस विल बी अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली लैंड कम है, काम कहाँ करें? अनएम्प्लॉयमेंट। एज द रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड विल लीड टू पीपल वर्किंग अर्लियर एज एग्रीकल्चरलिस्ट नीडिंग टू फाइंड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं अब उनको दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे जो एग्रीकल्चर में थे। सी, इन एडिशन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विल सफ़र, और जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही नहीं होंगे। लैंड कम है, उगाएंगे कम, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे? सो ओवरऑल इट इज़ हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में इनको आंसर करें। फर्स्ट है सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो जो सरकार है, सरकार ने क्या नए नए कदम उठाए हैं ताकि वो इंश्योर कर पाए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े। सो सरकार ने क्या क्या किया है? सो government has initiated many institutional and technological reforms for increasing production and productivity in agricultural sector. So सरकार ने नए नए टेक्नोलॉजिकल, नए नए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में सरकार ने क्या किया है? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में फर्स्ट प्रमोशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है, वाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। दूसरा प्रमोशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सो सरकार ने HYV केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को बढ़ावा दिया है। सी, प्रमोशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन और अदर इरिगेशन टेक्निक्स फॉर बेटर प्रोडक्शन। सरकार ने इरिगेशन टेक्निक्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी है। डी, पावर सप्लाई फॉर इरिगेशन, सरकार पावर सप्लाई भी कर रही है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले उन्हें कोशिश कर रही है। सो ये सब सरकार ने किया है टेक्नोलॉजी में। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सरकार ने क्या किया है? सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ए, लैंड रिफॉर्म इंक्लूडिंग कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्सेट्रा। सरकार ने कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ावा दिया है, भाई सब मिलके लैंड बढ़ा दें, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग और छोटे छोटे लैंड्स एक कर दें और उस पर काम करें। बी, फिनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, फार्मर्स को फिनेंशियली हेल्प कर रही है सरकार, सब्सिडीज दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है क्रॉप फेल्यूर के सामने या पर्सनल हार्म के सामने। सो ये सब सरकार कर रही है किसानों के लिए। ये इनिशिएटिव्स लिए हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सरकार ने किसानों के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस की ग्रोथ के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस लिखो और डिस्कस द क्लाइमेट सूटेबिलिटी फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस उगाने के लिए क्या क्लाइमेट चाहिए? सो दिस इज CBSE 2014 क्वेश्चन, सो जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली। सो सेकेंड नंबर है ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्लाइमेट सूटेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस। राइस की ग्रोथ के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए? सो टेम्परेचर, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए,
मंथली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा चाहिए सोइंग के टाइम, और मतलब सोइंग, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग के टाइम इतना टेम्परेचर तो चाहिए। रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर। और अगर लेस रेनफॉल वाली एरियाज में उगा रहे हैं तो इरिगेशन फैसिलिटी का ध्यान रखें। राइस पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है इरिगेशन की मदद से, वहाँ बारिश कम पड़ती है। सॉइल कैसी चाहिए? सो राइस कैन ग्रो इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स इंक्लूडिंग सिल्ट्स, लोम्स, ग्रेवल्स। तो हर तरह की मिट्टी में उगती है, सिल्ट में, लोम में, ग्रेवल, तीनों में, पर सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से ये एलुवियल सॉइल में उगती है, ठीक है, विद सब सॉइल ऑफ इम्परवियस क्ले। सो मे बी आप लिख सकते हो एलुवियल सॉइल ही लिख सकते हो, अगर इसका भी सब टाइप पे लिखना है तो सब सॉइल ऑफ इम्परवियस क्ले, ठीक है। सो दिस वॉज द आंसर फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। क्या कंडीशन चाहिए? खरीफ क्रॉप है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और सॉइल चाहिए, कोई भी चलेगी, एलुवियल सॉइल हो तो बेस्ट, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट अवर NCERT एक्सरसाइज। सो नाउ वी आर लुकिंग एट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि CBSE में आए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार? ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? सो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। ये है हमारे CBSE 2016 में। ज्वार थोड़ी सी ठंडी होती है खाने में, जैसे बाजरी कहते हैं गर्म होती है, सो ज्वार थोड़ी ठंडी होती है, खाने में ठंडक देती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? सो दुनिया में शुगर केन की प्रोडक्शन में इंडिया की क्या पोजीशन है? सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया है सेकेंड नंबर शुगर केन के प्रोडक्शन में। थर्ड, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? सबसे ज़्यादा रबर केरला में प्रोड्यूस होता है। सो ये तीनों CBSE आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ज्वार का प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, शुगर केन की पोजीशन है सेकेंड, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इज केरला। सो एक और क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? ये था CBSE 2015 में। या तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल सीड्स इन अवर डे टू डे लाइफ। ये था CBSE 2012 में। या तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन द क्रॉप सीजन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो ये एक सवाल 3 तरह से पूछा जा सकता है। सो इम्पोर्टेंट ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं? सो 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर। ऑब्वियसली जिनसे ऑयल सीड्स मतलब जिनसे तेल निकलता है वो सारे सीड्स। सो ये सारे हैं। सो ये हमने 4 से ज़्यादा ही नाम लिख दिए। अच्छा, अब इसका हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बताना है और इसका प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप, सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। सो यहाँ 4 के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब सबके बारे में दे ही दे रहे हैं। ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, लिनसीड मस्टर्ड राबी क्रॉप है, सीसम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड राबी की तरह भी उगाया जाता है, खरीफ की तरह भी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल सीड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, ऑयल सीड्स आर यूज एज कुकिंग मीडियम, कुकिंग में यूज होते हैं। ऑयल सीड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, ठीक है। सो इस सब में याद करना सिर्फ यही है आपको कि कौन सा क्या क्रॉप है, ठीक है, राबी है कि खरीफ है, ठीक है, ये याद करने जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। शुगर केन के लिए क्या कंडीशंस हैं, मतलब उसको उगाने के लिए क्या कंडीशन है? या तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, और हरी ओन्स अ फार्म इन उत्तर प्रदेश, ही विशेस टू कल्टिवेट आइदर जूट और शुगर केन, he shall cultivate which crop out of these two, keeping in mind the conditions required for the growth. So हरी को जूट उगाना चाहिए कि शुगर केन उगाना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में रहता है। सो बताओ क्या उगाए वो उत्तर प्रदेश की कंडीशंस के हिसाब से। सो हरी विल कल्टिवेट शुगर केन, उसे शुगर केन उगाना चाहिए,
एज इज फार्मलैंड इज मोर सुटेबल फॉर द शुगर केन इज अ प्लांटेशन क्रॉप। सो उसके फार्म में शुगर केन अच्छी उग पाएगी क्योंकि वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, उसका फार्म है ना, सो फार्म में प्लांटेशन क्रॉप अच्छा उगेगा। सो द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट है, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल फ्रॉम 75 to 100 सेंटीमीटर। सो शुगर केन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 75 से 100 चाहिए। और कहाँ उगता है? फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल में एंड हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए। और इट इज़ एन एनुअल क्रॉप एंड नीड्स मैन्युअल लेबर, हाथ से बहुत काम करना पड़ता है, सोइंग से हार्वेस्टिंग, मतलब काम बहुत मांगता है ये क्रॉप। ठीक है, सो शुगर केन क्रॉप के बारे में था ये, शुगर केन की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। सो टेम्परेचर 21 से 27, रेनफॉल 75 से 100, सॉइल फर्टाइल वेल ड्रेन्ड, हॉट एंड ह्यूमिड और मैनुअल लेबर चाहिए। बच्चों एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये भी मतलब 2014 में आया है, 16 में, 15 में आया है। क्वेश्चन मतलब ये एक सवाल 4 तरह से पूछा जा सकता है, 4 तरह से। सो फर्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स। राइस कल्टीवेशन के बारे में लिखना है, क्लाइमेट, सॉइल, 2 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। या तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट, व्हीट की ग्रोथ के लिए कंडीशंस बताओ। या तो ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस की प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बताओ। या राइस की 2 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताओ। या तो नेम द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया के 2 स्टेपल क्रॉप्स के नाम लिखो, स्टेट्स के नाम लिखो। Write the geographical conditions required. So most important staple crops are rice and wheat. Rice and wheat है staple crops. So geographical condition for the production of rice and wheat are tabulated as below. Geographical conditions. So यहाँ पे criterias लिखे हुए हैं, states के नाम लिखे हुए हैं, soil और climatic conditions, rainfall. सो राइस कहाँ उगता है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगता है। फिर वीट कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, डिक्कन रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। सॉइल कैसी चाहिए राइस को? क्ले और क्ले लोम, जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो। वीट के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, हैवी टेक्सचर चाहिए, सॉइल विद लाइम, क्ले, लोमी सॉइल और ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, राइस को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, वीट को 10-15 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ के टाइम और 25-28 डिग्री सेल्सियस राइपनिंग के टाइम। ठीक है, सो अलग अलग टेम्परेचर चाहिए वीट को। रेनफॉल, राइस को चाहिए 100 सेंटीमीटर एंड वीट को चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक। So this was one 5 mark question about the growing conditions of rice and wheat. अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते, you can write from your NCERT textbook, simply राइस और wheat के सारे क्राइटेरियाज लिख देने हैं आपको। सेकेंड है, which crop is known as golden fiber? golden fiber किसे कहा गया है? Explain 2 geographical conditions essential for the cultivation of this crop. Mention its 4 uses. So CBSE 2012 में ऐसा ही क्वेश्चन 2012 में मतलब किसी और एग्जाम में पूछा गया होगा। सो जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर क्योंकि उसका कलर ऐसा होता है गोल्ड, और हैंड है हाई कैश वैल्यू इन इंडिया, इसकी मतलब वैल्यू ज़्यादा है, महंगा बिकता है। जोग्राफिकल कंडीशंस, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल इज रिन्यूड एवरीवेयर। सो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ पीरियड के दौरान। सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड, सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। सो जूट प्रोडक्शन के जो मेजर स्टेट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय। यूजेस, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कैरी बैग्स, कारपेट्स, रोप्स, यार्न्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। इट्स स्टेम्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूल इन रूरल बेल्ट, इसके जो स्टेम होते हैं वो भी फ्यूल की तरह यूज होते हैं। थर्ड नंबर, आफ्टर रिफाइनिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लोथ्स, इवन क्लोथ्स बनाने में भी काम आ सकता है। इट इज क्रॉप फॉर कमर्शियल पर्पज विच अर्न्स अ लिवलीहुड फॉर फार्मर, कमर्शियल बेचने के लिए उगाया जाता है और इससे फार्मर का अच्छा खासा कमाई हो सकता है।
नाउ इट इज़ प्रमोटेड टू रिप्लेस पॉलीथीन बैग्स इन इंडिया टू प्रमोट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इंडिया में उस जूट को और प्रमोट करा जा रहा है, इस गोल्डन फाइबर को और प्रमोट करा जा रहा है ताकि जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनसे छुटकारा मिल सके और हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो जाए। पॉलीथीन ऑलरेडी आपको पता है इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। So with this I am ending my today's lecture. Just write each and everything properly. This is your Ishika ma'am requesting you to write each and everything properly. हमने आज बहुत सारे questions discuss किए and I am requesting you to write each and every question in detail. जितना मैंने बताया है उतना ही, don't skip anything. Thank you.